हेलो क्लास 8, वेलकम टू जनित गुरु। मैं हूं निकी पंडित और आज हम कर रहे हैं रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस। ऑलरेडी हमारा चैप्टर कंप्लीट है, हमने उसके बैक एक्सरसाइज के भी क्वेश्चंस कर लिए हैं एंड और प्रैक्टिस के लिए हम कर रहे हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। सो आई होप कि आप सबको मेरी वॉइस आ रही होगी। लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। सो यहाँ पे देखो क्या चीजें हैं। सबसे पहले हमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करने होंगे, फिर वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, फिर शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एंड देन लॉन्ग आंसर क्वेश्चन। तो ये 4 टाइप की क्वेश्चन जनरली हमें हमारी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में देखने के लिए मिलती है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, set of reproductive terms are given below, choose the set that has been incorrect combination। तो हमें यहाँ पे रिप्रोडक्टिव टर्म्स दिए गए हैं, ये बताना है कि कौन सा टर्म यहाँ पे इनकरेक्ट है, यानी कि इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन है। देखो सबसे पहला है स्पर्म, टेस्टिस, स्पर्म डक्ट और पेनिस। तो ये सारे के सारे रिप्रोडक्टिव टर्म्स किससे रिलेट कर रहे हैं? मेल रिप्रोडक्शन से रिलेट कर रहे हैं। फिर है मेंसुरेशन, एग, ओविडक्ट एंड यूट्रस, ये सारे के सारे फीमेल से ये कर रहे हैं, फीमेल के टर्म्स से सारे के सारे। फिर है स्पर्म, ओविडक्ट, एग और यूट्रस। अब देखो ओविडक्ट, एग और यूट्रस ये सारे के सारे क्या है? रिप्रोडक्टिव, फीमेल रिप्रोडक्टिव टर्म्स है, लेकिन स्पर्म जो है यहाँ पे वो मेल रिप्रोडक्टिव टर्म्स है, राइट। फिर है ओव्यूलेशन, एग, ओविडक्ट एंड यूट्रस, अगेन दीज ऑल 4 आर दी फीमेल रिप्रोडक्टिव टर्म्स। तो यहाँ पे इनकरेक्ट कॉम्बिनेशन कौन सा है? ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 3 फीमेल रिप्रोडक्टिव टर्म्स है एंड 1 मेल रिप्रोडक्टिव टर्म्स है। क्लियर है? इस वजह से इनकरेक्ट हमसे पूछा था, तो क्वेश्चन नंबर 1 ऑप्शन सी हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा क्वेश्चन नंबर 2। सो इन ह्यूमंस द डेवलपमेंट ऑफ फर्टिलाइज्ड एग टेक्स प्लेस इन। ह्यूमंस के अंदर फर्टिलाइजेशन कहाँ पे होता है? जनरली ये फीमेल्स में देखा जाता है एंड फीमेल्स में भी कहाँ होता है? ओवरी, ओविडक्ट, टेस्टिस या फिर यूट्रस। तो ये सारा जो डेवलपमेंट है, ठीक है, ये सब कहाँ होता है? फीमेल के यूट्रस में होता है। ओके, सो फॉर क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा, दैट इज यूट्रस। ठीक है, जो एम्ब्रियो है वो कहाँ पे जाके एम्बेडेड हो जाता है? यूट्रस में जाके एम्बेडेड हो जाता है एंड वहां पे उसका डेवलपमेंट होता है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। इन द लिस्ट ऑफ एनिमल्स गिवन बिलो, hen is the odd one out। ठीक है, ह्यूमन बीइंग, काउ, डॉग एंड hen। तो इन्होंने पहले ही कह दिया कि देखो भाई hen यहाँ पे क्या है? गिवन आउट है। Now, the reason for this is, उसके पीछे का रीजन क्या है ये हमको बताना है। It undergoes internal fertilization, it is oviparous, it is viviparous and it undergoes external fertilizations। तो क्या है यहाँ पे? क्या रीजन इसका होना चाहिए? देखो ह्यूमन बीइंग, काउ एंड डॉग, इनकी अगर हम बात करें तो ये जो बर्थ करते हैं, ये क्या करते हैं? ये बेबीज को बर्थ करते हैं, है ना। लेकिन अगर हम हेन के बारे में बात करें तो हेन जो है वो एग ले करते हैं। तो यहाँ पे हमें डिफरेंस देखने के लिए मिल गया। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं कि जो हेन होते हैं वो ओवीपेरस है। ठीक है, हेन क्या है यहाँ पे? ओवीपेरस, जो एग ले करते हैं। बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे? वीवीपेरस हो जाएंगे, यानी कि जो क्या करते हैं? किसको? अपने ही जैसे यंग वंस को वो बर्थ करते हैं, राइट। वो एग ले नहीं करते हैं। समझ में आ गया? सो hen आर डिफरेंट बिकॉज इट इज ओवीपेरस। क्लियर है? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन 4। Animal exhibiting external fertilizations produce a large number of gametes. Pick the appropriate reason from the following. So, जो एनिमल्स होते हैं, अगर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें, जहां पे फर्टिलाइजेशन फीमेल बॉडी के बाहर होता है, ये एग्जाम्पल हमें फिश, हेन्स, ये फिश और फ्रॉक्स में जनरली देखने के लिए मिलता है। वो क्या करते हैं? अपनी बॉडी के अंदर फर्टिलाइजेशन नहीं करते हैं, वो लेक के किनारे, पॉन्ड के किनारे बहुत सारे एग को क्या कर देते हैं? वहां पे रिलीज करेंगे, फिर मेल फ्रॉग आके उन एग्स पे स्पर्म रिलीज करता है और इस तरीके से इनका फर्टिलाइजेशन होता है, दैट इज कॉल्ड एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन।
ठीक है, तो अब क्या कह रहे हैं कि वो एनिमल जो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, ठीक है, पिक अप द एप्रोप्रिएट रीजन फॉर द फॉलोइंग, तो उसके पीछे का रीजन क्या है? The animals are the small in size and want to produce more offspring. Food is available in the plenty in water to ensure better chance of fertilization, or water promotes the production of large number of gametes. So which option is correct? यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? देखो भाई, क्या होता है जनरली इन एनिमल्स में कि यहाँ पे बहुत सारे अगर वो एग को रिलीज करेंगे वाटर में, है ना, तो क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि सारे के सारे उनके जो ऑफस्प्रिंग हो वो बच जाए, ठीक है, तो इनके पास क्या होता है कि चांस होता है, एक तो पहले वो खुद ही चाहते हैं कि हमारे ज्यादा से ज्यादा ऑफस्प्रिंग रहे, बट कुछ एनिमल्स उनको खा जाते हैं, कुछ डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, तो इसकी वजह से क्या होता है कि वो चीजें खराब हो जाती है, खत्म हो जाती है, बट उनका क्या है कि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा अच्छा फर्टिलाइजेशन हो और उनके ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हो, तो ये इनकी सोच होती है, इस वजह से क्या करते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं टू इंश्योर बेटर चांस ऑफ फर्टिलाइजेशन, जो उनकी बॉडी के अंदर पॉसिबल नहीं हो पाता है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, रिप्रोडक्शन बाय बडिंग टेक्स प्लेस इन, अब बडिंग रिप्रोडक्शन किसमें होता है? हाइड्रा, अमीबा, पैरामीशियम या फिर बैक्टीरिया? क्वेश्चन नंबर 5, यस, किसमें देखने के लिए मिलेगा हमें बडिंग? जहाँ पे बर्ड प्रोड्यूस होता है, फिर वो डिटैच हो जाता है अपने प्लांट से, फिर वो एक नई फैमिली बनाता है, ठीक है, फिर ये प्रोसेस कंटिन्यूएशन में चलता रहता है और ये हमें देखने के लिए मिलेगा हाइड्रा में, ठीक है, ये सारे के सारे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, so which of the following statements about reproduction in human is correct? कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट ह्यूमन के रिप्रोडक्शन के लिए सही है? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस एक्सटर्नली, फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द टेस्टिस, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन एग मूव टुवर्ड्स द स्पर्म, एंड फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन द ह्यूमन फीमेल। सो अगर हम फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें, रिप्रोडक्शन के बारे में बात करें ह्यूमंस के, तो ये जो प्रोसेस है ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है, जो फर्टिलाइजेशन है ये फीमेल बॉडी के अंदर होता है, राइट, इन ह्यूमंस। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा? फर्टिलाइजेशन टेक्स प्लेस इन ह्यूमन फीमेल। क्वेश्चन नंबर 6 ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे करेक्ट है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, सो in human being after fertilization the structure which get embedded in the wall of the uterus is, so human beings की अगर हम बात करें तो fertilization के बाद जो चीज यूट्रस में जाके embedded हो जाती है उसको क्या कहते हैं? ओवम, एम्ब्रियो, फीटस या फिर जाइगोट? क्या आके embedded हो जाता है तो उसमें yes, in human being after the fertilization the structure which get embedded in the wall, कौन सा स्ट्रक्चर यूट्रस के वॉल में एम्बेडेड हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी और डी। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन बी, दैट इज एम्ब्रियो, ठीक है, समझ में आ गया? जाइगोट देखो यहाँ पे क्या होता है, डेवलप होता है, फिर उस पे बॉल्स पे लेयर्स चढ़ती चली जाती हैं, फिर वो जो एम्ब्रियो है मूव करता है ओविडक्ट से यूट्रस में एंड वहां पे जाके वो एम्बेडेड हो जाता है, ठीक है, और फिर वहीं पे उसकी ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 8, aquatic animals in which fertilization occur in water and said to be, aquatic animals in which fertilization occur in water are said to be viviparous without fertilization, oviparous with external fertilization, viviparous with internal fertilization and oviparous with external fertilization। तो क्या होते हैं? देखो जनरली वो क्या करेंगे, एग को ही ले करेंगे, बेबी तो वो प्रोड्यूस करेंगे नहीं, है ना, वो क्या करेंगे, एग को प्रोड्यूस करेंगे, और जो एग को प्रोड्यूस करते हैं वो क्या होते हैं? ओविपेरस होते हैं, ठीक है। अब एग को कहाँ पे प्रोड्यूस करेंगे? एक्वाटिक एनिमल से, तो पानी में प्रोड्यूस करेंगे, और जब वो पानी में प्रोड्यूस करेंगे यानी कि अपनी बॉडी के अंदर नहीं कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, ओविपेरस विद एक्सटर्नल fertilization. So this is question number 8. Now question number 9 is, after fertilization the resulting cell which give rise to a new individual is the,
फर्टिलाइजेशन होने के बाद, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद विच गिव राइज अ न्यू इंडिविजुअल, जो न्यू इंडिविजुअल बनता है उसको क्या कहेंगे हम, एम्ब्रियो, फीटस, ओवम या फिर जाइगोट। तो व्हेन मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर वो फर्टिलाइजेशन करते हैं, तो वो किसका फॉर्मेशन करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं। सो फॉर क्वेश्चन नंबर 9 ऑप्शन डी हमारा एकदम करेक्ट हो जाएगा। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन है। इन ह्यूमन बीइंग the correct sequence of events during reproduction is, okay, ह्यूमन बीइंग में करेक्ट सीक्वेंस क्या है रिप्रोडक्शन का, ये हमें बताना है। पहले गैमेट फॉर्मेशन होगा, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर जाइगोट बनेगा और फिर वो एम्ब्रियो में कन्वर्ट हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी है कि पहले एम्ब्रियो है, उसके बाद जाइगोट, फिर फर्टिलाइजेशन होगा, फिर गैमेट फॉर्मेशन होगा। थर्ड वन इज फर्टिलाइजेशन, गैमेट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो एंड जाइगोट। फोर्थ वन इज गैमेट फॉर्मेशन, फिर फर्टिलाइजेशन, एम्ब्रियो एंड देन जाइगोट। तो सबसे पहले क्या होता है, जाइगोट का फॉर्मेशन होता है, ये सॉरी जाइगोट का नहीं, गैमेट का फॉर्मेशन होता है ना। मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स आपस में मिलते हैं तो फ्यूज होते हैं, तो किसका हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, फर्टिलाइजेशन हो जाता है, ठीक है। मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज टुगेदर टू फर्टिलाइज, और जब फर्टिलाइजेशन होता है तो क्या बन जाता है, वो जाइगोट, एंड धीरे धीरे वो उसके ऊपर लेयर्स पे लेयर चढ़ती चली जाती है एंड दे फॉर्म एम्ब्रियो, ठीक है। क्लियर है इतना? तो यहाँ पे हमने सारे के सारे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन किए हैं कवर, फटाफट से इनको देखिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे अपना वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। ओके, चलिए तो क्वेश्चन देख लीजिए, फटाफट से इसका आंसर ट्राई करिए कि क्या होगा। डन, ओके। सो क्वेश्चन 11th क्या है हमारा, although two cells called gametes fuse, the product form is a single cell called zygote, justify। तो हमें यहाँ पे क्या बताना है कि जब भी गैमेट का फॉर्मेशन होता है, ठीक है, सॉरी जब भी गैमेट्स फ्यूज होते हैं तो यहाँ पे दो सेल्स है, एक फीमेल गैमेट्स आता है और एक मेल गैमेट आता है, तो दो सेल्स होने की वजह से, है ना, यहाँ पे फिर भी क्या बन रहा है, सिर्फ एक ही प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे दो गैमेट्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं और एक सिंगल सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं। इसका रीजन हमें जस्टिफाई करना है। सो होता क्या है, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ठीक है, सिर्फ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, ठीक है, ओनली द न्यूक्लियाई ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज। समझ में आ रहा है? तो हम इसका आंसर कैसे लिखेंगे, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन only, during fertilization only the nuclei of male gametes and female gametes fuse, न्यूक्लियाई ऑफ फीमेल मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स फ्यूज। फर्टिलाइजेशन में सिर्फ मेल गैमेट्स एंड फीमेल गैमेट्स के न्यूक्लियाई फ्यूज होते हैं, और यहाँ पे क्या होगा, जो स्पर्म है वो कहाँ पे पहुंचता है, एग में पहुंचता है, ठीक है, किसके थ्रू, ओनली दी न्यूक्लियाई। समझ में आ रहा है? सो दी स्पर्म रीचेस, दी स्पर्म रीचेस to egg, the sperm reaches to the egg and the sperm reaches to the egg and only nuclei enter the egg, ठीक है, सिर्फ न्यूक्लियाई ही एग में एंटर करता है एंड फ्यूज with the egg nucleus। समझ में आ रहा है? and fuse with the egg nucleus or egg nuclei to
to form a single cell zygote or to form a single cell structure. To form a single cell structure. और ये एक सिंगल सेल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करते हैं जिसको हम जाइगोट कहते हैं, कॉल्ड जाइगोट। समझ में आ गया? दो गैमेट्स मिलने के बाद भी सिर्फ एक ही हमें सेल देखने के लिए मिलता है, एक ही टाइप का सिंगल सेल मिलता है जिसको हम जाइगोट कहते हैं। तो ऐसा क्यों है, उसके पीछे का रीजन हमने यहाँ पे लिख लिया है। ओके, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 12। So question number 12 is, the stage in the life cycle of the silkworm are given below. Write them in a sequential order. Okay, तो हमारे पास लाइफ साइकिल है सिल्कवॉर्म का, हम बताना है कि फर्स्ट स्टेज क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है। ठीक है, प्यूपा, सिल्कवॉर्म, एग या फिर सिल्क मोथ। तो सबसे पहले आता है एग। ठीक है, सबसे पहले क्या बन जाए, सबसे पहले क्या प्रोड्यूस होगा, एग प्रोड्यूस होगा। अब वो एग धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्यूपा में कन्वर्ट हो जाएगा। सेकंड है हमारा प्यूपा, एंड फिर प्यूपा से वो किस में बनेगा, सिल्क मोथ में कन्वर्ट होगा, एंड देन फोर्थ वन इज वो सिल्क वॉर्म बन जाएगा। फिर है सिल्क मोथ एंड डी है सिल्क वॉर्म। D1 इज सिल्क वॉर्म। सिर्फ हमसे इतना ही पूछा था। अब देखो यहाँ पे जिस तरीके से हमने फ्रॉग के लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ा था, ठीक है, हमने ये देखा था ना कि जब टेडपोल से फ्रॉग बनता है तो उनके बीच में इतना ज्यादा गैप होता है, इतना ज्यादा सडन चेंज होता है। ठीक है, तो उसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते थे। सेम चीज यहाँ पे भी होगी। ठीक है, सेम चीज यहाँ पे भी होगी। ठीक है, जो हम बोल सकते हैं कि बेबी सिल्क वॉर्म है, ठीक है, जो प्यूपा है, जो सिल्क मोथ है, उससे सिल्क वॉर्म बनने का प्रोसेस जो है ना, ये बहुत ड्रास्टिक चेंज होता है और इसको भी हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया? तो यहाँ पे भी वैसे हमसे पूछा नहीं है, राइट देम इन सिक्वेंशियल ऑर्डर, स्टेज इन लाइफ साइकिल, सिर्फ मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, जिस तरीके से हमने फ्रॉग का पढ़ा था उस तरीके से सिल्क वॉर्म का भी होता है। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, अगर रिप्रोडक्शन नहीं होता तो आप अभी बैठ के लेक्चर नहीं देख रहे होते, मैं अभी आपको ये लेक्चर नहीं पढ़ा रही होती है। रिप्रोडक्शन से क्या होता है कि हमारी जनरेशन आगे बढ़ती है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है कि लाइफ जो है वो कंटिन्यूएशन में रहती है जस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन, एंड रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट टू कंटिन्यू दी लाइफ, टू कंटिन्यू दी ग्रोथ। ओके, सो व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ रिप्रोडक्शन, इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे? सो रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट reproduction is important to human life की जगह हम सीधा ऑर्गेनिजम्स की बात करेंगे, क्योंकि जरूरी नहीं है ना कि सिर्फ ह्यूमन बीइंग्स ही रिप्रोडक्शन करते हैं, एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, तो ये सब के सब रिप्रोडक्शन करते हैं, जिनके पास भी लाइफ है वो रिप्रोडक्शन करता ही करता है। ठीक है, सो रिप्रोडक्शन इज इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनिजम्स, है ना, क्यों? बिकॉज इट इंश्योर द कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ, है ना, बिकॉज इट इंश्योर द कंटिन्यूटी of life on अर्थ। ये अर्थ पे लाइफ को क्या करता है, कंटिन्यू रखता है, एंड इट इज दी, इसका मतलब क्या है यहाँ पे कि ये क्या करता है, मल्टीप्लीकेशन करता है स्पीशीज को। आप खुद देखो कि हमारे मदर फादर है, ठीक है, तो वो दो पर्सन है। अब क्या हुआ कि हम मान के चलते हैं कि मान लो हम 2 भाई बहन है, या फिर हम 3 भाई बहन है, हम 4 भाई बहन है, तो 2 पेरेंट्स से कितने ऑफस्प्रिंग हो गए, मान के चलते 4 हो गए, तो ये क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। फिर उन 4 से सोचो, फिर एक की शादी हो गई, उसके 4 बच्चे हो गए, फिर दूसरे के 3 हो गए, तो ये क्या हो रहा है, यहाँ पे लाइफ का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है, इसका मतलब है मल्टीप्लीकेशन ऑफ दी स्पीशीज, है ना। सो हम क्या बोल सकते हैं, इट इज द मीन्स ऑफ
It is the means of multiplication of a species. ठीक है, रिप्रोडक्शन का मतलब होता है स्पीशीज का मल्टीप्लिकेशन हो जाना. समझ में आ गया? और ये हर एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स में हमें देखने के लिए मिलता है. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14. So question 14th is, in market egg of birds are available but never egg of dogs. Why? बर्ड्स के आपको एग मिल जाएंगे बट डॉग्स के एग आपको नहीं मिलेंगे. क्यों? क्योंकि जो डॉग है, ठीक है, जनरली डॉग क्या होते हैं, विविपेरस है, जो अपने जैसे ऑफस्प्रिंग को बर्थ करते हैं, लेकिन जो ओविपेरस होते हैं वो एग ले करते हैं. ठीक है, एंड उनके जो एग होते हैं वो बड़े होते हैं एज कंपेयर टू विविपेरस. तो विविपेरस क्या करते हैं, अपने एग को अपनी बॉडी के अंदर ही रखते हैं और वहीं पे उनको फर्टिलाइज करते हैं. ठीक है, वहीं पे उनका पूरा न्यूट्रिशन सब चीजें हो जाती हैं, फिर वो बेबी बाहर आ जाता है. लेकिन अगर हम ओविपेरस के बारे में बात करें तो वो अपनी बॉडी से बाहर एग को निकालते हैं एंड फिर उसमें क्या करते हैं, वो एग को हैच करते हैं. है ना, आपने देखा ना, बर्ड जो है, हैन जो है, वो अपने एग पे बैठ जाते हैं, उसको वर्म प्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, जबकि जो विविपेरस होते हैं इनका पूरा प्रोसेस इनकी बॉडी के अंदर ही हो जाता है क्योंकि इनका एक बहुत छोटा सा होता है. ठीक है, समझ में आ गया? सो बर्ड्स क्या होते हैं, बर्ड्स आर दी ओविपेरस. बर्ड्स आर oviparous, right? It lay egg outside the body. It lays egg outside the body. ये अपनी बॉडी के बाहर एग को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है. So it is easy to collect. So it is easy to collect the eggs of birds. तो हम यहाँ से इजिली बर्ड्स के एग्स को देख सकते हैं और हमें इजिली मार्केट में देखने के लिए मिल भी जाता है. ठीक है, बट अगर हम डॉग के एग की बात करें तो डॉग्स क्या होते हैं, डॉग्स आर दी विविपेरस. whereas dogs are the viviparous. They produce young ones. ठीक है, ये किसका प्रोडक्शन करते हैं, ये यंग वंस का प्रोडक्शन करते हैं. देयर एग्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल. इसी वजह से वो उनकी बॉडी के अंदर ही रहता है. ठीक है, देयर एग्स आर एक्सट्रीमली स्मॉल. ठीक है, उनके जो एग्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं. which remain inside their body. which remain inside their body. ठीक है, वो उनकी बॉडी के अंदर ही रहता है, उनकी बॉडी से बाहर नहीं आता. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15th. So question 15th is, the egg of frog do not have a shell of the protection yet they are safe in water. एग, ये फ्रॉग के बारे में हमने बात की थी ना कि फ्रॉग जो होते हैं वो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन करते हैं, वो अपना एग पानी में रिलीज करते हैं एंड देन मेल फ्रॉग आके उस पर स्पर्म रिलीज करता है और इस तरीके से उनके जो हम बोल सकते हैं कि एग है वो धीरे धीरे फर्टिलाइज होगा और वो फ्रॉग में कन्वर्ट हो जाएगा. ठीक है, उनका जो भी लाइफ साइकिल है ना. तो कहा जा रहा है कि उनका जो एग होता है उनके ऊपर कोई हार्ड शेल प्रेजेंट नहीं होते. जैसे आप हेन के एग के बारे में बात करो तो उनके ऊपर एक हार्ड शेल प्रेजेंट होता है, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द फ्रॉग एग तो उनके ऊपर कोई हार्ड शेल प्रेजेंट नहीं होता, उनका जेली लाइक स्ट्रक्चर होता है, बहुत सॉफ्ट सा. फिर भी वो क्या करता है, सेफ रहते हैं वाटर में. ऐसा क्यों है? देखो, ये बात तो फिक्स है कि जो फ्रॉग्स के एग होते हैं विदाउट एनी एक्सटर्नल कवरिंग होते हैं. समझ में आ रहा है? लेकिन
उनका जो स्ट्रक्चर है, ठीक है, उनका जो शेप है कैसा है, जेली लाइक स्ट्रक्चर, वही उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, वही क्या करता है, वही उसको प्रोटेक्ट करता है और प्रिवेंट करेगा, फिर वो बाद में ग्रो हो जाएगा, फिर तो उसको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, राइट। सो क्या लिखेंगे हम, फ्रॉग एग आर frog eggs are present or frog eggs are without any covering, without any covering, है ना, frog eggs are without any covering or any external or any external coverage or any or without any hard shell, इनके पास कोई हार्ड शेल भी प्रेजेंट नहीं होता है, और विदाउट एनी हार्ड शेल, ठीक है, इनके पास ये सारी कुछ चीजें प्रेजेंट नहीं होती है, बट देयर स्ट्रक्चर इज जस्ट लाइक अ लेयर ऑफ जेली, ठीक है, बट अ लेयर ऑफ जेली, ठीक है, इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है, जेली की तरह होता है, बट अ लेयर ऑफ जेली hold the egg together, hold the egg together and protect them and protect them, और यही जेली क्या करती है, पूरे एग को प्रोटेक्ट करती है, समझ में आ गया है, क्लियर है। इस तरीके से ये पानी में कैसे रहते हैं, सेफ रहते हैं। हाँ, अगर कोई जानवर आके या फिर कोई दूसरा एनिमल है वो आके इनको खा जाता है, तब उस केस में वो डिस्ट्रॉय हो सकते हैं, अदरवाइज इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती जिस तरीके का इनका स्ट्रक्चर है, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। अब यहाँ पे शॉर्ट आंसर क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, ओके, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन यहाँ पे स्टार्ट हो गया। अभी तक हम वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन कर रहे थे। सो लेट्स सी, फिल अप द ब्लैंक्स विद द टर्म्स गिवन बिलो। तो सबसे पहले काम करते हैं, आप इसको पहले ट्राई करोगे, है ना, फिर इसको मैं कराऊंगी। देखो बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से इसको ट्राई कर लो 1 मिनट के लिए। वीडियो पॉज करके आपको ट्राई करना था, आई होप कि आपने किया होगा, राइट। चलिए अब हम कर ले इसको। क्या है, अमीबा इज अ डैश cell organisms and it reproduce dash reproduction. The process of reproduction begin by the division of its dash into 2, okay, and this is followed by the division of its dash into 2, and this type of reproduction is called dash fission, okay. सो अमीबा के बारे में बात कर रहे हैं, अमीबा कैसा ऑर्गेनिजम्स है, तो बेसिकली अमीबा इज अ सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स। अमीबा कैसा होता है, उसमें सिंगल सेल प्रेजेंट होता है, ठीक है, अमीबा इज अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स एंड इट रिप्रोड्यूस बाय द डैश रिप्रोडक्शन। किस तरीके के रिप्रोडक्शन से रिप्रोड्यूस होता है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये रिप्रोड्यूस होता है, and the process of reproduction begins by the division of its dash into 2। क्या चीजें डिवाइड हो जाती हैं, तो उसके न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, ठीक है, क्या चीज डिवाइड होती है, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाते हैं इनटू 2। हमने देखा है ना, मान लो ये कुछ ऐसा हमने अमीबा बना दिया, ठीक है, फिर ये डिवाइड हो जाएगा, एक यहाँ पे अमीबा बन जाएगा और एक यहाँ पे, इसका जो न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। This is followed by the division of its dash into 2। ये 2 बार आ गया है क्या, नहीं, this is division by, किसका डिवीजन हुआ है, उसकी खुद की बॉडी का भी डिवीजन हो गया है ना, into 2, and this type of reproduction is called binary fission। इस टाइप के रिप्रोडक्शन को हम बाइनरी फिजन कहते हैं। तो यहाँ पे ये वाला भी हमारा जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16, वो हो चुका है एंड, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। आई थिंक टोटल इसमें 28 के आसपास क्वेश्चन है, तो हाफ हम आज की क्लास में करेंगे, हाफ हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे, ओके। चलिए
17th क्वेश्चन पे फोकस करते हैं। द टर्म मेटामॉर्फोसिस इज नॉट यूज्ड व्हाइल डिस्क्राइबिंग ह्यूमन डेवलपमेंट, व्हाई? तो मेटामॉर्फोसिस एक लार्ज चेंज को हमें बताता है, एक ड्रास्टिक चेंज को हमें बताता है, लेकिन जब हम ह्यूमंस के बारे में बात करते हैं तो मेटामॉर्फोसिस टर्म यहाँ पे इंट्रोड्यूस नहीं किया जाता है। व्हाई? बिकॉज देखो, जब एक ह्यूमन का बर्थ होता है, चाहे वो बेबी गर्ल हो चाहे वो बेबी बॉय, तो उनका जो स्ट्रक्चर है वो एज अ ह्यूमन ही रहेगा, है ना। ऐसा नहीं है कि एग प्रोड्यूस हो रहा है फिर बाद में पता चला कि अच्छा अब ये बॉय होगा कि अब ये गर्ल होगा, हमें पता ही नहीं चल पा रहा है, ठीक है। तो ऐसा नहीं होता है, पहले से सारी चीजें फिक्स होती हैं एट द टाइम ऑफ द बर्थ, ठीक है, कि वो बॉय है गर्ल है, उसके 2 हाथ है 2 पैर हैं, है ना। ऐसा नहीं है कि अभी कोई बच्चा पैदा हुआ है उसका एक हाथ नहीं है और धीरे 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 जैसे जैसे बड़ा होता है धीरे धीरे उसका हाथ भी ग्रो हो रहा है। ग्रो इन द सेंस कि पहले मान लो पूरा ही हाथ नहीं है, एक ही हाथ है मान के चलो, और फिर वो ग्रो हो रहा है तो धीरे 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 ये हाथ प्रोड्यूस हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। कैसा होता है कि हमारी पूरी बॉडी बस छोटे से फॉर्म में हमारी पूरी बॉडी पहले से डेवलप होती है और धीरे धीरे टाइम के साथ वही सारे ऑर्गन्स डेवलप हो रहे होते हैं, ठीक है। कोई नया ऑर्गन एज सच नहीं आ जाता है ना, कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं आ जाता। कोई आपको ऐसे देख के नहीं बोलेगा कि छोटा सा बच्चा अच्छा हाँ ये तो बड़े होके लड़का ही बनेगा, ये तो बड़े होके लड़की ही बनेगी, ऐसा कोई नहीं बोलता है, ठीक है। जैसे आप फ्रॉक के केस में देख लो, जैसे आप, और दूसरा कौन सा केस था हमारा, फिश था, है ना। हम ये सिल्क वॉर्म की बात कर रहे थे, तो वहां पे मेटामॉर्फोसिस का टर्म यूज किया जाता है बट ह्यूमंस में नहीं किया जाता, ठीक है। समझ में आ रहा है? सो द टर्म मेटामॉर्फोसिस इज नॉट यूज्ड इन ह्यूमंस, the term metamorphosis it not used while describing human development. While describing human development, because इसके पीछे का रीजन क्या है? Because in human bodies, because in human bodies, ठीक है, क्योंकि human bodies में क्या है, the body part of the adult are present, सारी की सारी body parts birth के टाइम पे ही present होती है, ठीक है। because the body part of because the body part of the adult of an adult present from the टाइम ऑफ बर्थ, बर्थ के टाइम पे ही सारी चीजें प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। while in the beginning of the while in the beginning of the life of a baby, ठीक है। जैसे कि मान के चलो कि बेबी से एडल्ट होने में भले ही समय लगेगा बट एज सच कोई नया ऑर्गन, जैसे मैंने कहा ना कि एक ही हाथ था बड़े होके एक हाथ आ गया, एक ही पैर था बड़े होके एक पैर आ गया, तो ये चीजें पॉसिबल नहीं होती है ह्यूमंस में, ठीक है। एज सच कोई ड्रास्टिक चेंज नहीं होता है। सो व्हेन द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ अ बेबी अंटिल यू आर बिकम एन एडल्ट, तो सारी चीजें कैसी रहती है? फिक्स रहती है, कोई भी चीजें चेंज नहीं होती हमारी बॉडी के अंदर, ठीक है। सो while in the beginning of the life of a baby to an adult, the basic part of the body does not change, जो बेसिक पार्ट है हमारी बॉडी का वो चेंज नहीं होता है, ठीक है। जबकि मेटामॉर्फोसिस क्या होता है कि बेबीज का जो पार्ट है वो अडल्ट के पार्ट से अलग होता है ना। बर्थ के टाइम पे कुछ और था,
एडल्ट के टाइम पे कुछ और है। जब कुछ ऐसा चेंजेस देखने के लिए मिलता है तो हम उसको मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ठीक है, समझ में आ गया है? इन मेटामॉर्फोसिस ठीक है, इन मेटामॉर्फोसिस इसमें क्या होगा? यस, इन मेटामॉर्फोसिस, ओ वेट, there is a large change in adult and in adult and in हम क्या बोल सकते हैं? बेबी। बेबी और एडल्ट में बहुत ज्यादा चेंज होता है। ठीक है, एडल्ट आर डिफरेंट दोज एट द टाइम ऑफ द बर्थ। एडल्ट आर डिफरेंट दोज एट द टाइम ऑफ बर्थ। बर्थ के टाइम पे कुछ और थे और एडल्ट बन के कुछ और ही हो गए हैं, तो ये इसका आंसर है, दैट इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। क्लियर है इतना? तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 17। तो आई होप कि इतना आपको समझ में आया है। तो आज की क्लास में 17 क्वेश्चन ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास से हम 18th क्वेश्चन अपना स्टार्ट कर देंगे, इसी के आगे से कंटिन्यू करेंगे एंड नेक्स्ट लेक्चर में ही अपने इस चैप्टर को हम खत्म करेंगे। सो आई होप कि जितनी चीजें हमने आज की क्लास में पढ़ी हैं आपको सब समझ में आई होंगी। जो भी डाउट होगा आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओके, और अगर आपने अभी तक लेक्चर नहीं देखा है तो एक बार लेक्चर जरूर देखिएगा। बाकी का डिस्कशन विल डू इन नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच।